Students Talent Tube. Subscribe, share, comment and like. एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ कुछ युवा है और जो ये बात करने वाले हैं कि भारत की युवा राजनीति में और देश के विकास में किस तरह से अपनी भूमिका को अदा कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के विकास की जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो राजनीति होती है। और राजनीति अगर युवाओं के हाथ हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बदलाव की कोशिश जो होती है सकारात्मक होती है। तो सबसे पहले हम आप ही के पास, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम कुमार तिवारी है सर। और शिवम, अगर देखा जाए भारतीय राजनीति में युवाओं की भूमिका को आप किस तौर पे देख रहे हैं? भारतीय राजनीति में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नज़र आती है, क्योंकि युवा शक्ति वो है कि वो कुछ भी कर सकती है। युवा में वो शक्ति होती है कि वो राजनीति को फर्श से अर्श तक का सफ़र करा सकती है। और इतना ही नहीं, अगर कोई युवा राजनेता बनता है, राजनीतिज्ञ, तो वो जाकर और बहुत ही विकास का कार्य कराएगा, ना कि अपने पहले फैमिली के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसमें एक अलग सा जुनून रहता है। लेकिन अगर देखा जाए शिवम, तो हर साल जो वोटिंग प्रतिशत होती है वो कहीं 58%, 60%, 55%। अभी हाल ही में जो नगर परिषद का चुनाव हुआ बिहार में 55-60% के आसपास में रह जाती है। और जो युवाओं के मन में है या जो भारत के जो लोग हैं वो वोट के प्रति इतनी जागरूक क्यों नहीं थे कि हमें अपने मतदान का प्रयोग करना है? सर, कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी हो जाती है और वे बाहर प्रदेश पलायन के वजह से वोट अपना नहीं दे पाते हैं। अगर शायद वे अपने राज्य में रहते तो वे अपना पूरे मतदान को उपयोग करते और 98%, 99% तक वोट जा सकता था। एक कहा जाता है कि अभी बहुत सारे अपना नाम बता दे पहले। मेरा नाम मोहित तिवारी है। मोहित का एक देखा जाए भारत में तो कहीं ना कहीं जो भारतीय लोकतंत्र है दुनिया की सबसे मजबूत लोकतंत्र मानी जाती है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र की वजह से बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन होती है। आप लोकतंत्र को किस तौर पर देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि जो लोकतंत्र की शासन व्यवस्था है वो दुनिया की सबसे बेस्ट व्यवस्था है? देखा जाए एक तरह से सर, तो हमारी लोकतंत्र व्यवस्था जो एक तरह से बढ़िया ही है, क्योंकि आज लोकतंत्र की वजह से ही भारत आगे विकास कर रहा है और बहुत ही तेज़ी से विकास कर रहा है। और जहाँ तक बात है कि यहाँ के नेताओं के, तो हमारे देश में अभी कुछ अच्छे भी नेता हैं जिनके कारण हमारे देश का लोकतंत्र अभी बचा हुआ है और बढ़िया आगे ग्रोथ कर रहा है। आप किस क्लास में हैं? 8। आप 8 क्लास में अगर देखा जाए स्कूल स्तर पे, चूँकि कहीं ना कहीं एक बाल संसद की गठन होती है, जो कोई आपकी क्लास में प्रधानमंत्री बना होगा, कोई शिक्षा मंत्री है, आपके स्कूल में ऐसी व्यवस्था है? जी सर। तो आप कुछ बने हैं कि केवल आप क्लास के स्टूडेंट के तौर पे हैं? क्लास के स्टूडेंट के। आपकी क्लास के प्रधानमंत्री कौन है आपके स्कूल के? भावेश। भावेश, क्या लग रहा है कि जो एक बाल संसद की जो गठन की जाती है इसकी क्या ज़रूरत है स्कूल में? इसके जब सर नहीं रहेंगे तो वो सब संभालेंगे। ये बाल संसद का उद्देश्य है। हम्म। और एक देखा जाए तो जैसा अभी मोहित बता रहे हैं, अभी छोटे से उस्ताद हैं, बता रहे हैं कि जब सर नहीं रहेंगे तो क्लास के मैनेजमेंट, लेकिन जो बाल संसद का एक उद्देश्य है बच्चों के मन में राजनीतिक जागरूकता को लाना। आपको लग रहा है कि जो भारत के युवा है वो राजनीतिक रूप से जागरूक है? सर, देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में जैसा सिचुएशन है सर, तो इसमें भारत के जितने भी युवा नेता है, चाहे जितने भी युवा हैं, वो सभी इलेक्शन को लेके या फिर लोकतंत्र की व्यवस्था को लेकर जागरूक तो बहुत ही ज़्यादा जागरूक है। और बच्चों के लिए अंदर भी ये उत्साह जगाने के लिए इसका बहुत ही प्रेरित किया जा रहा है टीचरों द्वारा भी। और ऐसा समाज लाया जा रहा है बच्चों के सामने कि ये लोग भी लोकतंत्र को समझे और उसके बारे में जाने और जागरूक हो। आप किस क्लास में हैं? हम 12th क्लास में। आपका नाम? संतोष। संतोष, अगर आप देखा जाए तो जो 12th क्लास में वहाँ पे राष्ट्रीय युवा संसद की गठन के यूथ पार्लियामेंट का आप नाम सुने, क्योंकि इसका भी एक उद्देश्य है कि युवाओं के मन में राजनीति की जागरूकता लाई जाए, देश के प्रति जागरूकता लाई जाए। हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेज में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि युवाओं को कितनी ज़रूरत है राजनीतिक रूप से जागरूक होना? युवाओं को सर बहुत ज़रूरी है राजनीति में, क्योंकि युवा ही अपना नेता चुनते हैं और मतलब आगे की देश के विकास के लिए। हालांकि जो मतलब कि भारत की जो शुरुआती एज थी वो 21 वर्ष थी वोट देने का, लेकिन युवा को देखते हुए कि अपना मतलब वोट किसको अथी कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसको स्थानांतरित करके 18 वर्ष किया गया है, इसलिए मतलब कि युवा ज़्यादा एक्टिव हो सके राजनीति में। अभी देखा जाए तो चूँकि कहीं ना कहीं जो एक राजनीति है, अब कभी कभी हिंसा की भी खबरें आने लगती है कि मारपीट हो गई इस प्रकार के, तो इस प्रकार के क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है? नहीं सर, ये लोकतंत्र के लिए बैलेंस एकदम ठीक नहीं है, क्योंकि
लोकतंत्र में हर कोई का अधिकार होता है कि वो बोल सके, अपना बात रख सके। और एक यहाँ पे एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण आती है, आप तीनों लोगों से हम एक एक कमेंट लेना चाहते हैं। स्वयं सोशल मीडिया की भूमिका आज के समय में राजनीतिक तौर पर क्या लग रहा है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है? सोशल मीडिया का राजनीतिक क्या, कोई भी क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उसी के माध्यम से कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसके क्षेत्र के पब्लिक पूरा देखेगा, और वो तो बताने नहीं ना जाएगा कि क्या हम कर रहे हैं, केवल अपना वीडियो डाल देगा कि हम कुछ लोगों का भला कर रहे हैं, तो उससे उसका मतलब अपने से लोग उससे प्रेरित होंगे और उससे प्रभावित होकर उसको मतलब वोटिंग करेंगे। और सोशल मीडिया इतना ही नहीं बल्कि प्रचार उरचार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में प्रचलित हो सकता है, अपने राज्य में प्रचलित हो सकता है, अपने देश तक भी प्रचलित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम खान सर और मनीष कश्यप को मान सकते हैं। एक देखा जाए यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है मोहित की, जब राजनीति की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं गांव में एक माहौल की राजनीति जो है गंदी चीज़ है और इसमें युवाओं को नहीं जाना चाहिए, इसमें से जीवन बेकार हो जाती है। इस प्रकार के जो एक निगेटिव है माहौल है गांव में, इसको कैसे हटाया जा सकता है कि जब तक युवा राजनीति से नहीं जुड़ेंगे हम देश को सफाई नहीं कर सकते? सर देखा जाए तो जहाँ तक युवाओं को रोका जाता है गांव में, इसका सबसे मेन मुद्दा हो जाता है सर शिक्षा। क्योंकि गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पास सही शिक्षा ना होने के कारण वो समझ नहीं पाते हैं कि युवा, अगर आपका उम्मीदवार युवा बनता है और वो जीत जाता है तो वो जब भी उसमें नया जुनून रहेगा और नया जोश खरोश के साथ वो हर कार्य को पूर्ण करेगा। इसीलिए हम जितना भी हो सके वो युवा प्रतिभागी को ही अगर अपना मत दे तो ये अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं अच्छा। आपका नाम क्या है? आदित्य तिवारी। आदित्य, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में पढ़ते हैं। आपको लग रहा है कि जो स्कूल स्तर पे, चूँकि अभी आप स्कूल स्तर पे बच्चों को इसके बारे में बताया जाए, राजनीति के बारे में बताया जाए? सही है। सही बताना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि बच्चों को आनी चाहिए राजनीति में? जी। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि बच्चे बड़े होंगे और राजनीति के बारे में सीखेंगे तो सही रहेगा। तो कहीं ना कहीं पहले से जागरूक थे। संतोष, निश्चित रूप से अगर बच्चों को बचपन से बताया जाए कि आप राजनीति के बारे में जानिए, लेकिन हर स्कूलों में देखा जाए बाल संसद की गठन होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कागज़ तक ही सीमित रह जाते हैं। यूथ पार्लियामेंट की गठन होती है, वो भी कागज़ तक ही सीमित रह जाती है। इसको हम धरातल पर क्यों नहीं लाने की कोशिश करते हैं? सर धरातल पर लोग इसलिए नहीं लाना चाहता है कि वो कहता है कि अपना लड़का पढ़े, शिक्षा ले और अपने क्षेत्र में नौकरी ले जाए। वो नहीं चाहते हैं किसी के माता पिता या गार्जियन की वो नेता या राजनेता बन सके आगे जाकर, लेकिन हालांकि बनना चाहिए, होना भी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ यहाँ पे सदस्य, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार भी, हम इनसे भी कुछ ले लेते इसी मुद्दे पर आए। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है कि अभी जिस तरह से हमारी एक मुद्दे चल रही है कि राजनीति जो राजनीति में युवाओं की भूमिका है, उस पर क्या लग रहा है कि आज भी अब देखा जाए भारत में तो कहीं ना कहीं जो युवा है राजनीति के प्रति उतने जागरूक नहीं होते जितना होना चाहिए? इसके पीछे क्या वजह है? माहौल ठीक ठाक नहीं है, इसीलिए युवा राजनीतिक में आगे नहीं आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगी इसके लिए कहीं ना कहीं शिक्षा भी दोषी है? क्योंकि आप देख सकते हैं स्कूल स्तर पर बाल संसद की गठन होती है, कॉलेज स्तर पर यूथ पार्लियामेंट की गठन होती है, कहीं ना कहीं केवल एक कागज़ तक ही सीमित है। शिक्षा का कमी है, कुछ जातीय समीकरण के वजह से ही ध्वस्त हो रही है। इसमें जो आप जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, युवा कितनी भूमिका दिखा सकते हैं कि जिसके कारण राजनीति से जो जातिगत व्यवस्था इसको हटाया जा सके? जातिगत व्यवस्था हटाने के लिए सबसे पहले समझदारी होना चाहिए। सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब से उठकर राजनीति करने वाले लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो इसके लिए आखिर क्या व्यवस्था किया जाए, क्या सॉल्यूशन है इसके लिए? लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इसके लिए लोग जागरूक होंगे तभी यह हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक और है, आप अपना नाम बता दीजिए। प्रवीण तिवारी। प्रवीण जी, क्या लग रहा है कि अभी जिस तरह से बातचीत करें जो युवा यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की एक मानसिकता है कि राजनीति जो है अच्छे लोगों के लिए नहीं है, क्यों आखिर हम लोग ऐसी मानसिकता बना कर रखे हुए? इसमें सबसे पहले है कि लोगों के अंदर शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत निम्न है। पहले शिक्षा का स्तर अगर बढ़ाया जाता है तो उसके बाद हम इसका प्रतिफल देखेंगे कि राजनीतिक में लोगों की जो दृढ़ संकल्प हो के जो व्यक्ति आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और शिक्षा व्यवस्था जब तक निम्न स्तर तक रहेगा तब तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरह से अखिलेश जी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाति भी बहुत बड़ी फैक्टर्स हो जाती है यहाँ की राजनीति को दूषित कर रही है,
ये आखिर व्यवस्था कब तक हटाई जा सकती है? खासकर देखा जाए गाँव की राजनीति में, जहाँ से लोकतंत्र की जो शुरुआत है, जो जड़ है, अगर वही कमज़ोर हो तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है। जातीय जब तक शिक्षा में विस्तार नहीं होगा, शिक्षा तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बात रहा जातिगत, तो उसमें जब शिक्षा से लोग बढ़ेंगे आगे, तभी उसमें कुछ बदलाव कर सकेंगे। और वो उसके बाद समझदारी भी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति आगे कुछ करने के लिए उसके अंदर योग्यता है तो उसे समर्थन करना चाहिए। यार, निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक शिवम, एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है, लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल स्तर पे हो, कॉलेज स्तर पे हो, ग्रामीण स्तर पे भी हो। और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो हम चर्चाएं बंद कर चुके हैं, डिस्कशन बंद कर चुके हैं। इसकी कितनी असर पड़ रही है शिक्षा पे? सर एक तो होता है, चर्चा से ये फ़ायदा होता है कि लोग हेजिटेटेड नहीं होते हैं, और कोई भी विषय पर आप जब बोलिएगा, आपस में चर्चा कीजिएगा, तो उसको समाज के सामने या अपने गांव के सामने खुल के रख सकते हैं। और अगर चर्चा नहीं कीजिएगा, कुछ का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो उसको अगर आप किसी के सामने रखते हैं तो वे सही ढंग से नहीं रख सकते हैं। जिस तरह से आप प्रस्तुत करना चाहते हैं उस तरह से नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि और ये चर्चा करते रहने के लिए सबसे पहले शिक्षा का मतलब ज़रूरत अग्रणी है, क्योंकि शिक्षा से ही आपके पास, अब जब आप रीडिंग कीजिएगा बुक, तब आपके पास शब्द होगा, और शब्द होगा तो हिंदी में चर्चा कीजिएगा। भोजपुरी में मतलब चर्चा करने से, इधर उधर का बात करने से अच्छा है कि हम किसी विषय पर चर्चा करें और उस विषय के निष्कर्ष तक पहुँचे कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। मोहित, एक सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल तो अभी तक हम लोगों ने आधे भाग पे चर्चा की, और आधे भाग ये है कि महिलाओं की भूमिका क्या है राजनीति में। आज भी अगर देखा जाए तो सरकार कोशिश तो कर रही है कि महिलाओं की भूमिका अधिक से अधिक हो, वो चार दीवारी से बाहर निकले। 50% आरक्षण है पंचायती राज में, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिलाओं की संख्या नगण्य है। केवल नाम के लिए आज भी वो है कि रिजर्वेशन तो मिली हुई है, लेकिन लाइमलाइट में नहीं है, फेस वैल्यू उनकी नहीं है। तो महिलाओं को किस तरह से लाया जाए राजनीति में? सर, देखा जाए तो महिलाएं ज़्यादातर जागरूक है शहर की महिलाएं, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी होने के कारण और उधर का माहौल सही होने के कारण वो लोग राजनीतिक में उतर चुके हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो इधर की महिलाएं उतनी सक्रिय नहीं है इलेक्शन को लेकर, क्योंकि उनके अशिक्षित होने के कारण उनके परिवार वाले फिर पता नहीं कोई भी मतलब ऐसे घर का दबाव बना के या फिर अपना वर्चस्व जमा कर उनको इलेक्शन में आगे नहीं आने देते हैं। बस यही एक कारण, अशिक्षा इसका मुख्य कारण है सर जी। लेकिन ये सवाल तो शिक्षित महिलाओं के साथ भी उतना ही सिचुएशन है सर, क्योंकि महिला को देखा जाए तो मतलब कि अपना लड़का प्लस में महिलाओं को चार दीवारी समझ लिया जाता है। कोई उसी में रहेगी, अपना लड़का मतलब पालेगी और खाना बनाएगी, यही। लेकिन हाल फिलहाल में वो स्थिति मतलब कि ये नहीं है, लगभग सब मतलब महिलाएं आ रही हैं आगे। अब थोड़ा मतलब कि लोग मतलब कि इलेक्शन में उतना नहीं अपनी भागीदारी को साझा कर पा रहे कहीं हैं। नहीं कि उनको लगता है कि जो राजनीति है महिलाओं के लिए नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जिस तरह से चर्चाएं की, अपने बातों को रखे, और फिर से हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ। तब तक आप बहुत बहुत धन्यवाद सबका। Thanks for watching. Subscribe my channel for more videos.